ज्ञान गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ जो प्रश्नावली नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले इससे पहले हमने त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला लिखवाया था और सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ कि साइन कास टेन का वो आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे पास एक परिभाषा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है कि जब कोई वस्तु को हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से, क्षैतिज तल का मतलब ये होता है जमीन से, क्या होता है, जमीन से ऊपर स्थित हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़ता है। तो उसके बीच का जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे हमारा जो क्षैतिज तल ये है, क्या है, क्षैतिज तल, ये जमीन है और कोई भी वस्तु मान लो यहाँ पे है, कोई भी यहाँ पे वस्तु है, जब हम यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, तो हमारा जो इसके बीच का जो कोण बनता है यही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे आपने कभी भी पतंग उड़ाते हुए देखा है कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी डोरी क्या होती है, तनी होती है और पतंग ऊपर उड़ता है। तो जब हम पतंग ऊपर देखते हैं तो नीचे से जो ऊपर देखते हैं तो जो उसके बीच का कोण बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। तो आपको इस पे पढ़ने से पहले आपको चित्र बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। अगर आप चित्र बना ले रहे हैं तो सवाल आसानी से लगा सकते हैं। जब भी आपका उन्नयन कोण पूछेगा तो उन्नयन कोण में क्या होता है कि कभी भी कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक, तो उसके बीच का जो कोण बनता है वो हमारा उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, समझ में है। और ये हमारा उन्नयन क्षैतिज तल को हम क्या कहते हैं, आधार हमारा होता है, और ये हमारी तिर्यक ऊंचाई मतलब कि कर्ण होता है, और ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण की परिभाषा है कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल मतलब जमीन से अगर ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर क्या करना पड़ता है, ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। तो जब ऊपर सिर उठाएंगे तो कुछ ना कुछ इसके बीच में कोण बनेगा और वही कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। इसके बाद आता है अवनमन कोण। क्या आता है, अवनमन कोण। अब दूसरा है अवनमन कोण। क्या है, अवनमन कोण। अवनमन कोण कैसे बनता है, लिखा है कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे की ओर स्थित हो, नीचे की ओर स्थित हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर क्या करना पड़ता है, नीचे झुकाना पड़ता है। अपना सिर नीचे झुकाना पड़ता है, तो उसके बीच का जो कोण बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। जैसे आपने हवाई जहाज को चलते हुए देखा है, हवाई जहाज जो होता है ऊपर उड़ता है और नीचे हमारा जमीन होता है। जब मान लो कि हवाई जहाज यहाँ पे है और हवाई जहाज यहाँ पे है तो हमारी आँख तो ऊपर ही होगी, और जब ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं किसी वस्तु को, आपने मान लिया कि यहाँ पे आम का पेड़ है, ठीक, तो आम को पेड़ को देखने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो जो इसके बीच का कोण बनता है, इसके बीच का जो कोण बनता है ये हमारा अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवनमन कोण। तो हम क्या करते हैं, सवाल जब भी लगाते हैं तो ऊपर से नीचे, तो हमारा हवाई जहाज जो चलता है ऊपर, तो उसके लिए जमीन वो ऊपर ही होती है, ठीक। तो इसका क्या करते हैं कि अपोजिट करना पड़ता है कि मान लो कि इसके सीध में हम हवाई जहाज उड़ रहा है, इसके सीध में हवाई जहाज है और यहाँ से हमने ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रहे हैं कि यहाँ पे आम का पेड़ है, तो इसके बीच का जो कोण बन रहा है वो हमारा क्या है, अवनमन कोण है। तो क्या करते हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हमारे लिए जमीन ये थी तो जमीन अब ये बन जाएगी, अब ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कर्ण। तो अवनमन कोण के लिए हमेशा क्या होता है कि चित्र के लिए हम हमेशा इसको दर्शाना पड़ता है कि ये हमारा कोई ऊपर वस्तु है। अगर इसको नहीं दर्शाएंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो ऊपर से कभी भी वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं तो जो उसके बीच का कोण बनता है वो हमारा क्या होता है, अवनमन कोण बनता है। आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम चल रहे हैं प्रश्नावली नंबर 9।
पहला क्वेश्चन कह रहा है किताब में, देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब कि एक सर्कस वाला है, वो अपना वो कलाकार दिखा रहा है और 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मान लो कि सपोज दैट वो व्यक्ति कहाँ से चढ़ेगा, नीचे से चढ़ेगा। तो मान लो कि सपोज दैट, मान लो कि यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है और ऐसे तनी हुई है, ठीक। और ये हमारी रस्सी है, क्या है, रस्सी है। और रस्सी की लंबाई दे दिया है 20 मीटर। कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, ठीक है। ये हमारी रस्सी हो गई और रस्सी की लंबाई कितनी हो गई, 20 मीटर। आपकी किताब में चित्र बना दिया, लेकिन समझ कर बनाओगे। लिखा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांध दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा खंभा है, क्या है, खंभा है, ठीक। और इसके लिए जमीन है। जब भी मान लो खंभा रहेगा तो आपने खंभे गांव में देखे हैं जो तार लगा होता है। मान लो कि सपोज दैट ये खंभा है और यहाँ पे कोई रस्सी बांध कर खींच रहा है, तो सीधा तो खींचेगा नहीं, जब भी खींचेगा तो कुछ दूरी से खींचेगा। तो व्यक्ति तो यहाँ पे है, व्यक्ति तो यहाँ पे है और यहाँ से खींच रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, बांध दे रहा है कहीं से। तो मान लो ये जमीन हो गई, क्या हो गई, जमीन। मतलब कि जमीन की ये दूरी हो गई। और इस रस्सी की लंबाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर और कह रहा कि यदि भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसके बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री दिया है, तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हम सपोज दैट मान ले रहे हैं कि खंभे की ऊंचाई क्या है, h है, ठीक। खंभे की ऊंचाई क्या है, h। अब ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, ए बी और सी बन गया। अब यहाँ पे जब त्रिभुज बन जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। अगर सवाल मीटर में दिया रहेगा या सेंटीमीटर में, तो ये मीटर में दिया है तो मीटर में ही मानेंगे, ठीक। खंभे की ऊंचाई हमारी क्या हो गई, h मीटर हो गई। और डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई हमारी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, ठीक। अब ये ऊंचाई हो गया h मीटर मान लिए। अब देखेंगे कोण हमारा दिया है थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। मान लो कोण हमारा थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो ये तो हमारा लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो लंब और कर्ण में ये देखेंगे कौन सा सूत्र यूज हो रहा है। तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि लंब बटा मतलब लाल बटा कक्का को आप याद करिए रहेगा। अगर आपको ये चीज याद है तो लंब बटा कर्ण, देखिए लंब बटा कर्ण हमारा किसका होता है, साइन का होता है। किसका होता है, साइन। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर ले रहे हैं तो साइन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। साइन थीटा होता है तो साइन कोण हमारा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। अब लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब हमारा h दिया है और कर्ण कितना दिया है, 30। अब साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, ये 20 दिया है ना, 1/2 होता है, तो h अपान हो जाएगा 20। अब h का गुणा 2 में करेंगे तो 2h हो जाएगा और 20 का 1 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो 20 बटा क्या हो जाएगा, 2 दाएंगे 20। तो हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब कि खंभे की जो ऊंचाई होगी, खंभे की ऊंचाई हमारी कितनी आएगी, 10 मीटर आएगी। अगर समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न किताब में देखिए आपके लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने पेड़ देखा है, सपोज दैट हमने मान लिया कि ये पेड़ है, ठीक है, और आंधी जोर से आई। सपोज दैट मान लो कि यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया और ये टूटा हुआ भाग क्या है, जमीन पे गिर गया। ये टूटा हुआ भाग क्या हो गया, जमीन पे गिर गया और ये जमीन को छूता है और जमीन जहाँ पेड़ का पाद है, पाद बिंदु,
वो हमारी उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। अब कह रहा है कि इसके बीच का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो पेड़ के पात बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ को शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर की दूरी पे। मान लो कि ये टूट कर गिर गया तो ये 8 मीटर, तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा पेड़ की ऊंचाई मतलब पूरा निकालने की बात कर रहा है। ठीक, सपोज दैट अगर मान ले रहे हैं कि ए है, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो यहाँ पे ए डी हमारी क्या है, पेड़ है। क्या है, पेड़ है। और आंधी आकर टूटा है ए बी भाग। ठीक, तो ए बी भाग यहाँ पे टूट कर क्या हो गया, गिर गया। तो इसकी दूरी तो दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर दिया गया है। तो अगर सपोज दैट हम मान ले रहे हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। और टूटा हुआ भाग मान लो कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान ले रहे हैं कि x, तो पूरे में से अगर x घटा दे रहे हैं तो टूटा हुआ भाग कितना निकलेगा, h माइनस x निकलेगा। अब यही भाग हमारा टूट कर यहाँ पे आया है तो h माइनस एक्स, ये भी तो h माइनस एक्स होगा क्योंकि यही टूटा हुआ भाग है। तो आपका चित्र ये तैयार हो गया कि ये टूटा हुआ भाग h माइनस एक्स हो गया। आपने सब कुछ लिख लिया। अब लिखने के बाद इसको नोट करिए कि मान लें कि माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, टूटा हुआ भाग हमारा कितना है, h माइनस एक्स मीटर है। उसके बाद बी डी बराबर हमारा दिया है x, और जो दूरी दिया है सी डी बराबर वो 8 मीटर दिया है। सी डी बराबर कितना दिया है, 8 मीटर। अब देखिए आधार भी हो गया, लंब भी हो गया, कण हो गया। अब हमको निकालना है h की वैल्यू। अब h की वैल्यू निकालना है और इन दोनों में संबंध बनाइए और इन दोनों में संबंध बनाइए। तो सिर्फ त्रिभुज अगर हम लेकर हल कर रहे हैं त्रिभुज बी सी डी में, तो पहले हम क्या करेंगे कि लंब और आधार में लगाएंगे। लंब और आधार लगाइए या तो आधार और कण में लगाइए। ठीक, तो अब इसमें हमारा लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, tan का। tan 30 डिग्री x बटा हो गया 8। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो x अपान हो जाएगा 8। इसका गुणा करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू निकलेगा 8/√3। ये समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक, अब इसी त्रिभुज से हम लेंगे कि ये हमारा आधार दिया है और कण दिया है। आधार और कण दिया है तो आधार और कण में क्या होता है, कास की वैल्यू निकाला जाता है। इसी त्रिभुज में कास 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार बटा कण, मतलब 8/h माइनस एक्स हो गया। ठीक, तो कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, 8/h माइनस एक्स। अब इसका गुणा करेंगे तो √3h माइनस √3x बराबर हो जाएगा 8 गुना के 16। यहाँ पे x की वैल्यू आपने निकाला है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब यहाँ पे √3h हो गया, हमें h की वैल्यू निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो √3 और x की वैल्यू हम निकाले 8/√3। ठीक है, बराबर हो गया 16। ये हम रखे समीकरण नंबर 1 से x बराबर 8/√3। अब ये √3 है, रूट से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो √3h माइनस 8 बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं तो √3h बराबर निकालेंगे तो 16 प्लस क्या हो जाएगा 8। ये माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो √3h बराबर हो जाएगा 24। तो h बराबर हो जाएगा 24/√3। अगर चाहेंगे तो यहीं पे आंसर कर सकते हैं या तो परिमेयकरण कर दीजिए। तो 24 √3 बटा √3 गुणे √3, ये हो जाएगा 24√3/3। ये हो जाएगा 3/24, मतलब 8 रूट में क्या हो जाएगा 3। तो h बराबर निकलेगा 8√3। यही हमारी क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई। मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं। तो पेड़ की ऊंचाई जो होगी h बराबर 8√3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
एक बार और समझ लीजिए, इसमें जो रिलेशन लगाते हैं या तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हमारा साइन थीटा का होता है, साइन को भी लगा सकते हैं। मतलब इन तीनों मान हमें पता है, तीनों में से किसी का रिलेशन निकाल कर हमें एच की वैल्यू चाहिए, आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे मन करे वैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आया तो उसको नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। सपोज दैट आपने पार्क में गया होगा और पार्क में गए होंगे तो जो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, सरकते हैं, ठीक ना, ऐसे बना होता है। जैसे मान लो कि कोई खंभा होता है और इस पर फिसल पट्टी लगी होती है ऐसे, और बच्चे यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ सरकते हैं ना। तो सरकने के साथ वो जमीन, ये मान लो कि जमीन हो गया, अब इस पे सरक रहा है, इस पे फिसल पट्टी पे सरक रहा है, तो कह रहा है कि फिसल पट्टी की जो ऊंचाई है वह 1.5 मीटर है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं, कह रहा है कि उसके शिखर का 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो तो 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। तो ये हमारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक, ऊंचाई दिया है, फिसल क्या लिखा है, फिसल पट्टी की लंबाई मान लो कि, अगर मान लो कि लंबाई को हम मान ले रहे हैं x, क्या मान ले रहे हैं x, इसी पे बच्चा सरकेगा, और फिसल पट्टी की लंबाई मान ले रहे हैं कि हमारा x मीटर है। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, x मीटर है, और ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। मान लो सपोज दैट h बराबर मान लिए 1.5 मीटर। तो हमें निकालना है, और कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण में हमारा जो संबंध बनता है वह साइन का बनता है। किसका बनता है, साइन का। तो त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं तो हमारा साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1.5 बटा x, मतलब कि लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। लंब 1.5 हो गया और कर्ण हो गया x, और साइन 30 का मान होता है 1/2, 1.5 बटा x का गुणा करेंगे तो x हो गया, और 2 गुणे 1.5, इसका गुणा करेंगे तो 15 गुना के 30 मतलब 3.0, इसका मतलब कि 3 मीटर हो गया। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। लिख देंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा, 3 मीटर होगा। कितना होगा, 3 मीटर होगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब इसमें क्या दिया है कि अगर 5 वर्ष से अधिक हो, अगर 5 वर्ष से अधिक हो तो चित्र तो हमारा ऐसा ही बनेगा। इसकी ऊंचाई कर दिया है 3 मीटर। कितना कर दिया है, इसको मान लो कि दूसरा चीज मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो। ठीक, और इसका ऊंचाई जो तुम्हारा दिया गया है कि 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए ऊंचाई दे दिया है 3 मीटर दिया है। ठीक, और कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो फिसल पट्टी की ऊंचाई मतलब कि लंबाई ज्ञात कीजिए, इसको y मान लिए। ठीक, तो आप जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि इसको नोट कर लिए
यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए ऊंचाई हमारा दिया है 3 मीटर। अब फिसलन पट्टी की लंबाई हम इसको मान लें y है, ठीक। और कोण हमारा दिया है 60 डिग्री दिया है। तो हम लगाएंगे त्रिभुज PQR में, इसमें भी साइन लगेगा, साइन 60 डिग्री और 3 बटा क्या हो जाएगा y। अब यहाँ पे साइन 60 का मान क्या होता है, रूट में 3/2 और 3 बटा y। इसका गुणा करेंगे तो रूट में 3y बराबर 3 गुना के 6, तो y बराबर निकलेगा 6 बटा रूट में 3। अब यहाँ पे आप परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो 6 रूट में 3/3, तो 3 गुना क्या होगा 6, तो y बराबर निकलेगा रूट में 2 रूट में 3 मीटर। मतलब जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे हैं उनकी फिसल पट्टी की लंबाई जो होगी 2 रूट में 3 मीटर होगी, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे आंसर में कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई y बराबर 2 कड़ी में 3 मीटर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चौथा प्रश्न का आपका कह रहा है इसमें कि भूमि के एक बिंदु से, इसको ध्यान से समझिएगा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो पहले आपका मीनार देखिए, मीनार ये मीनार हो गया, मीनार बना लिए, मीनार हमारी खड़ी होती है और ये जमीन से कह रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। कोई व्यक्ति यहाँ पे है, इसकी दूरी दिया है 30 मीटर, कितना दिया है 30 मीटर दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर दूरी पर। मान लो सपोज दैट यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ से यहाँ पे मीनार है, तो इसकी दूरी कितनी है 30 मीटर है। कह रहा कि मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, आपको बताए हैं कि जब व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से ऊपर की तरफ देखेगा मीनार के शिखर को, तो हमारे बीच का कोण जो बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। और वो उन्नयन कोण हमारा बना है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बना है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज दैट हमें यही तो निकालने के लिए कह रहा है। तो मान लो कि ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और मीनार की ऊंचाई को मान लीजिए एच है। तो एच और आधार में हमको संबंध निकालने की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि माना मीनार की ऊंचाई हम मान लीजिए एच मीटर है, ठीक। जो मीनार के पाद से, मीनार के पाद मन होता है जमीन, क्या होता है जमीन होता है। पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, कितने दूरी पे है 30 मीटर की दूरी पर है। और उसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो अब हम ये निकालना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो त्रिभुज हमारा क्या बनना है ABC, समकोण त्रिभुज बनना है। तो त्रिभुज ABC में निकालेंगे तो ये देखेंगे कि क्या क्या दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है। तो लंब और आधार में हमारा कौन सा फार्मूला लगता है, tan का लगता है। तो tan हमारा कोण कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, और लंब बटा आधार, लंब हमारा h दिया है और आधार कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। तो tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट में 3, h अपान 30 हो गया। तो h का गुणा करेंगे तो 3h/30, तो h की वैल्यू हो जाएगी 30 बटा रूट में 3। अब यहाँ पे h की वैल्यू जब निकालेंगे तो परिमेयकरण करेंगे, किसका परिमेयकरण करेंगे, हर का। तो √3 है तो √3 से नीचे ऊपर
ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 रूट में 3/3 हो जाएगा, 3 दाहिए 30, ये हो जाएगा 10 रूट में 3। मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 रूट में 3 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब कि मीनार की ऊंचाई हमारी क्या होगी, 10 रूट में 3 मीटर होगी। इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। नोट कर लिए। अब इसके साथ जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो नए होंगे वो लाइक भी कर दीजिएगा। और जो भी समझ में नहीं आया होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिएगा। हम दोबारा इसको प्रयास करेंगे लगाने के लिए। और अगला जो पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे 5वें नंबर से, आपको नेक्स्ट पार्ट देंगे जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद।